हम लोग लगातार जो है यूपीएससी रिफॉर्म्स 2027 की बातें कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे छात्र जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार यूपीएससी रिफॉर्म्स की बातें यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि यूपीएससी के अंदर अब रिफॉर्म का समय आ गया है, ठीक है। बहुत सालों से जो है छात्रों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, ठीक है। और यूपीएससी प्री का पेपर जिस तरीके से बनाया गया है, ये और भी बहुत बड़ा अन्याय है। सीफेट के अंदर जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, वो बहुत बड़ा अन्याय है, ठीक है। ये बातें किसी से छुपी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। ओआरएन ओला नगर में करोल बाग में कल आंदोलन शानदार हुआ है, छात्रों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मांगे रखी हैं, ठीक है। देखिए, अब क्या करते हैं, कुछ छात्र सोचते हैं कि सीफैट हट जाए तो हिंदी मीडियम का भला हो जाएगा। कुछ छात्र होंगे जो सोचेंगे कि ये हो जाए तो मेरा फायदा हो जाए। आपको इस समय बात करनी होगी टोटल रिफॉर्म की, ठीक है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में जो है चीजें लेने से कुछ फायदा नहीं होने वाला कि सपोज चलिए सीफेट हट गया तो हिंदी मीडियम को फायदा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ब्रॉड लेवल पर आप लोगों को अपनी डिमांड रखने की जरूरत है। और मैं कई सारे छात्रों को कल अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने वही सारी डिमांडें रखी हैं मीडिया के सामने, क्योंकि देखिए पूरा मीडिया का फोकस जो है आपके ऊपर इस समय है, ठीक है। नीट पेपर में क्या हो रहा है ये भी आप जानते हैं, तो मीडिया का टोटल फोकस जो है छात्रों के ऊपर है। तो यही समय है कि आप टोटल रिफॉर्म की बात करिए। दिस इज द राइट टाइम टू डिमांड टोटल रिफॉर्म, नॉट कि आपको छोटी छोटी चीजें टुकड़ों में पकड़ा दी जाए। जो काम सीफेट में हुआ था, सीफेट में अगर आप लोग उस समय टोटल डिमांड जो किए होते कि भाई सीफेट रिमूव ही करना है, बट वहां पे क्या किया यूपीएससी ने, उसको क्या कर दिया, क्वालिफाइंग कर दिया। कि अब उससे ये हाल होगा कि हिंदी मीडियम का पूरा छात्र बाहर हो गया है। इवन जो तैयारी कर रहा है इंग्लिश मीडियम का, वो भी जो है इस बार प्री के अंदर बाहर हो रहा है, क्योंकि वो जो लेवल इन्होंने कहा है कि 10th तक रखा जाएगा, वो लेवल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा पेपर के अंदर। तो इट इज द राइट टाइम टू डिमांड टोटल रिफॉर्म, ठीक है। अब जब मैं टोटल रिफॉर्म की बात करता हूं, तो उसमें जो रिफॉर्म्स आते हैं उसमें सीफेट जो है समाप्त करने की बात आती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को समाप्त करने की बात आती है, क्योंकि बासवान कमेटी 2015 में जो कि बनी थी, जिसने अपने रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के आधार पर छात्रों को जो है भेदभाव होता है, बैटलफील्ड सेम नहीं होती है, ये सभी आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें बताने की उतना ही है। और यहां तक कि मैं ये भी डिमांड कर रहा हूं कि इंटरव्यू मार्क्स जो है 100 नंबर का होना चाहिए, ना कि 275 का। यहाँ भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है, ठीक है। तो मैं लगातार छात्रों से मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, ठीक है। आप भी जोश विद आकाश @gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अपनी समस्याएं बता सकते हैं कि आप किस लेवल पर जो है आपको यूपीएससी ने डेंट किया, ठीक है। कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनको यूपीएससी ने प्री लेवल पर डेंट किया है, सीफेट में डेंट किया है, ऑप्शनल में लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं, 6 साल से लगे हुए हैं, ज्योग्राफी में नंबर ही नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ करके उन्होंने देख लिया है, ऑप्शन बदल के देख लिया, नंबर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और जो आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट में नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैथमेटिक्स की तुलना आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट से नहीं कर सकते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की तुलना आप जो है ज्योग्राफी से नहीं कर सकते हो। यानी इक्वल बैटलफील्ड है ही नहीं। ऑप्शनल के दम पर पहले भी आईएएस बनते आए हैं, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम से देखा जाए, पुराने टाइम से देखा जाए, और आज भी ऑप्शनल के दम पर लोग आईएएस बन रहे हैं, और ऑप्शनल के दम पर लोगों को जॉब भी नहीं लग रही यूपीएससी के अंदर, एक भी सीट नहीं मिल रही। और वही हाल इंटरव्यू के अंदर भी है। अभी मैं बताया था, पॉडकास्ट पर जिक्र किया था कि इस तरह के माइंडसेट के लोग जो है यूपीएससी के अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप सोचिए आपका क्या हाल होने वाला है। वो तो यहां तक बात कर रहे हैं कि नॉलेज गई कहीं और। अगर बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, सही से जवाब नहीं दे पा रहा, तो उसको बाहर कर दो, ऐसे बच्चों को चाहिए ही नहीं। तो इंटरव्यू में, जबकि यूट्यूब पर अच्छे खासे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, 6 इंटरव्यू फेस किया, लेकिन इंटरव्यू में 140 के ऊपर दे ही नहीं नंबर। भाई जो बंदा जो है 4 लाख 5 लाख फॉलो लेके चल रहा है, लोग उसको बातें सुन रहे हैं, आप कह रहे हो कि वो बोल ही नहीं पा रहा इंटरव्यू के अंदर। तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है इंटरव्यू के अंदर, इसलिए इसको 4 नंबर पे लाना बहुत जरूरी, जैसे कि स्टेट पीसीएस के अंदर होता है। यहाँ पर ये लोग चाह कर भी जो है इंटरव्यू के दम पर किसी को बाहर नहीं कर सकते। यानी इंटरव्यू में आप पहुंचे हो तो आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा मेंस के आधार पर। और यहाँ पर यूपीएससी के अंदर कई सारे जो अंदर के बंदे निकल के बाहर आ रहे हैं, जो पॉडकास्ट दे रहे हैं आजकल, वो बात क्या कर रहे हैं कि मेंस के दम पर सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, जबकि मेंस इज द मेन क्राइटेरिया। और वहीं मेंस पर ऑप्शनल के दम पर लोग आईएएस बन रहे हैं। तो दीज आर द मेन डिमांड्स जो आपको रखनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी जो आपकी डिमांड्स है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स की बात कर देता हूँ। बासवान कमेटी 2015 में आई थी, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन थे। साफ साफ इन्होंने कहा था कि जो है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा, इन्होंने कहा था कि डिस्पैरिटी हो रही है टेक्निकल वर्सेस ह्यूमैनिटीज में।
जब यूपीएससी चेयरमैन खुद ये बातें बोल रहा है फॉर्मर, तो इसका मतलब क्या है? डिस्पैरिटी होती है, सीधी सी बात। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये रिमोट जो अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं आगे चल के, और उसके बाद जो है इसको जो है कंसिडर नहीं किया जाता। मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका डीओपीटी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इस चीज को जो है इंप्लीमेंट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और बात की गई थी जो आपको इस बार प्री में देखने को मिला है कि इन्होंने कहा था कि थोड़ा इथिकल फ्रेमवर्क हो, पढ़ना ये सब जो है आपका पब्लिक सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, ये सब आपको प्री में देखने को मिल गई इस बार। लेकिन जो मेन चीज़ है कि ऑप्शनल रिव्यू करने की बात, तो इसको आप लोग जो है हल्के मत लीजिएगा। इसके अलावा और भी अगर मैं रिफॉर्म्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो वाई के अलग कमेटी 2001 में आई थी, ठीक है, इसने क्या कहा था कि कॉमन सिविल सर्विसेज सब्जेक्ट होना चाहिए रादर डिस्पैरिटी ऑप्शनल चॉइसेस। तो ऑप्शनल को कहीं न कहीं शुरू से टारगेट किया जा रहा था 2001 से, और आज क्या चल रहा है, 2026 आ चुका है, अभी तक इन्होंने ऑप्शनल को रिमूव नहीं किया है। जब आपका लेवल प्लेइंग फील्ड सेम ही नहीं है तो किस आधार पर आप कह सकते हो कि बच्चा बेकार है, बच्चा सही है? ऑप्शनल के दम पर दिस द हार्श रियलिटी। और पुराने जमाने में किस तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर जो है ऑप्शनल के पेपर चेक करते थे, ये भी आपको आपसे बातें छुपी नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात आती है आपकी जो है क्या नाम है, होटा कमेटी 2004 में। ये क्या बात करती है? ये कहती है कि एज को रिड्यूस करिए, साथ में सबसे बड़ी चीज जो इसका मेन फोकस था यही था कि भाई इसको यंगर माइंड चाहिए। जब आप देखोगे यार लावाफना के अंदर एवरेज एज 28 साल है, एवरेज एज 28 साल है, और इन्होंने 21 साल कर दी। अब 21 साल की वजह से ये हुआ कि बच्चा जो है वो इंटर से ही यूपीएससी की तैयारी करने लग जा रहा है, यानी कि उसकी स्कूल लाइफ खराब। इसके अलावा फिर उसी के अकॉर्डिंग वो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कॉलेज में जो है चूज कर रहा है, और यानी जो उसका पूरा बर्डन जो कोचिंग माफिया जो है इंक्रीज कर रहा है। यही बात कपिल सिब्बल ने आईआईटी के लिए बोली थी। उन्होंने कहा था कि हम अटेम्प्ट इसलिए खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो है आईआईटी के अंदर जो है आपका कोचिंग इंडस्ट्री पनप ना पाए। आज क्या हुआ, 6 से फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं आईआईटी जेई के, जबकि पहले क्या होता था, बच्चे आराम से 12th करते थे, लाइफ एंजॉय करते थे, उसके बाद प्रॉपर्ली आईआईटी की तैयारी करते थे। और उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ भी आज आईआईटी मतलब आईआईटी हो गए और इंजीनियर्स हो गए, यहाँ पर जो आप देखोगे यूपीएससी के अंदर भरे पड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लवाफना की रिपोर्ट बता रही है। यानी इसका नुकसान हुआ सबसे पहले कि बच्चों की आपने कॉलेज लाइफ जो रूइन कर दी, और इसके बाद जो है तैयारी कोचिंग माफिया को आपने बढ़ा दिया। यानी अगर ये जो एज 25 होती मिनिमम, अब मिनिमम 25 एज होने का फायदा क्या होता कि 21 में बच्चा ग्रेजुएट होता, उसके बाद वहां तक तो अपनी कॉलेज लाइफ अच्छे से पढ़ता, उसके बाद ही विल डिसाइड, अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो वो किसी छोटे मोटे एग्जाम्स में एज ए ऑप्शन बी ट्राई करता। जैसे आपका एसएससी हो गया नॉर्मल, जहाँ पे 18 साल एज होती है, 21 साल एज होती है, वो एक जॉब सिक्योर कर लेता। जॉब सिक्योर करने के बाद वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता, देन वो यूपीएससी की तैयारी करता वहां पर। उस केस में क्या होता, जो यूथ का ब्रेन है, जो टाइम है, एनर्जी है, मनी, वो उतना जो है खराब नहीं होता। और जो फाइनेंशियल स्ट्रांग लोग होते वो प्रॉपर ग्रेजुएशन करते, उसके बाद आपका 1-2 साल, क्योंकि 2 साल का तो कोर्स ही होता, 2 साल वो तैयारी करते, तो जाके जो है आराम से 24-25 साल की एज में वो एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन कम एज करने से जो आप यंगर माइंड करो, भाई यंगर माइंड कहाँ आ रहा है? 28 साल जो है कि लोग जो है लावाफना पहुंच रहे हैं, कहाँ गए यंगर माइंड? और ये बताओ क्या सिर्फ 21 साल 22 साल का जो मेच्योरिटी, आप देखोगे 21 साल 22 साल के आईएएस ऑफिसर को आप तो डिफ्टी भी नहीं दे रहे हो, आप उनको सही तरीके से 20 भी नहीं दे रहे हो, तो यंग माइंड कहाँ गया आपका? और अगर कोई सिचुएशन खराब होती है तो यंग माइंड जो वहां पे फेल्ड हो जा रहा है। यानी दिस यूपीएससी इज नॉट द यंगर माइंड्स गेम, दिस इज द गेम ऑफ मेच्योरिटी। और ये लवाफना बता रही है 28 साल एज है वहां पर एवरेज एज लवाफना पहुंचने की। तो यानी यहाँ पर नुकसान इन्होंने कराया, सीधी सी बात है। इसके बाद अगर बात करें कोठारी कमेटी की, 1976 में आई थी, इसने 3 टायर एग्जामिनेशन की बात की थी, प्री मेंस इंटरव्यू की। फिर सतीश चंद्रा कमेटी आई थी, इसने जो है इससे पेपर इंट्रोड्यूस किया था, 1989 में कमेटी बनी थी। फिर सबसे बड़ा जो खेल हुआ था जिससे आज छात्र परेशान है, ये आई थी आपकी भटनागर एसके खन्ना कमेटी 2009-10 में, जिसने बात करी थी सीफेट की प्रीलिम्स लेवल पर। यहीं से लोगों का खेल खराब हो गया, लोगों ने एक दो विरोध भी किया, पर इन्होंने क्वालिफाइंग कर दिया। एक बार तो नंबर जोड़ेंगे, बाद में आगे चल के इन्होंने जो है क्वालिफाइंग भी कर दिया इसको आगे चल के। पर क्वालिफाई नहीं करना था, इसको रिमूव करवाना था, क्योंकि वहां पर ये अन्याय करने के लिए आई थी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। और आज की डेट में क्या हो रहा है, वही चीजें, सारी चीजें हो रही। ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपको आउटकम क्या लेना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो मेजर रिफॉर्म्स अभी जो बात हो रही है, ठीक है, उसमें आपको डिमांड करनी है टोटल रिफॉर्म की, जिसके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको रिमूव करवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी बैटलफील्ड जो है आपकी सेम लेवल आएगी। अगर 2 पेपर इनको चेक करना है तो जो कमेटियों ने रिकमेंड किया है, ठीक है, पब्लिक जो अपेयरेंस होता है, कुछ भी ऐसी चीजें जो है ये सब्जेक्ट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, पब्लिक सॉल्विंग प्रॉब्लम जो होती हैं उनके
दो चीज़ें आप कुछ भी डाल दो, जो कहीं न कहीं एज ए आप डीएम जाओगे, एज ए किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग जो है काम करोगे, तो उस केस में आपकी नॉलेज वो टेस्ट होनी चाहिए, ना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट। सी फैट को आप लोग हटवाइए, इंटरव्यू का नंबर 4 नंबर लेके आइए। बाकी अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से अगर बात करोगे तो एक दो रिफॉर्म्स और होनी चाहिए, जैसे कि मिनिमम एज जो है ये आपकी 21 नहीं होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 24 और 25 होना चाहिए, जिससे जो आपका यंग यूथ माइंड है वो अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सके और कोचिंग माफिया पे रोक लगे जो 6 से तैयारी करवा रहा है। यहाँ पे एक ब्रेन माइंड होगा और इसकी जो इकोनॉमी हो वो भी अच्छी हो जाएगी, उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी यूपीएससी माने से पहले। मैक्सिमम एज यहाँ पर 32 नहीं होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, ठीक है, फॉर जनरल। और अटेम्प्ट ये आपके 6 नहीं होनी चाहिए, 6 अटेम्प्ट कम होते हैं। आप लोगों को क्या करना चाहिए, जनरल ईडब्ल्यूएफ के लिए 25 मिनिमम एज आप करिए, मैक्सिमम 35 करिए, और इसमें आप लोग करिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट, ठीक है, 6 से कुछ नहीं होता। आज डेट में कंपटीशन बढ़ गया, यही का जमाना है, तो जनरल की जो है एज वो भी अनलिमिटेड करिए। फिर उसी तरीके से ओबीसी को जिस तरीके से आप रिलैक्सेशन देते हैं 3 साल का, आप वो दे दीजिए। बाकी यहाँ भी अनलिमिटेड करिए, और यहाँ भी अनलिमिटेड तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर बाकी कैटेगरी को आप दे सकते हैं, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस का भी आपका क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होना चाहिए, मिनिमम 24-25 साल में 25, अकॉर्डिंग टू मी अगर आप सोचेंगे। इससे बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है, हर छात्र का फायदा होगा, जो इकोनॉमिकल वीकर है उसको भी फायदा होगा, और फैमिली के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी जो, और जिस तरह से कोचिंग माफिया इसको ग्लोरीफाई कर रहा है कि 21 साल 22 साल में, उस चीज़ में भी आप देखेंगे तो सेटलमेंट आएगा। मैं ये लॉन्ग रन बता रहा हूँ, ये रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी क्या होगा, कुछ कमेटी ऐसी आएंगी वो चाहेंगे कि भाई 21 साल 22 साल, और बाकी जो अपर एज लिमिट है 32 साल उसको कर दिया जाए 28 साल, क्योंकि कुछ कमेटी ऐसी हैं जिन्होंने ये बात की थी। मैंने आपको बताया था, जैसे बाफान कमेटी ने ये भी कहा था, इन्होंने कहा था कि अपर एज लिमिट को जो है क्या करिए, लोअर करिए। अपर एज लिमिट को लोअर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपर जब आप 28 साल में लावाफना लेके जा रहे हो तो क्या मतलब है, अपर एज लिमिट आप 35 करिए और मिनिमम 25 करिए, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट दीजिए यूआर को। अगर ये चीज़ होती है तो और भी बेहतर होगा, ठीक है। बाकी जो भी आपके सजेशन हों बहुत जो है क्रूशियल होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है जो भी आपके डिमांड्स हो वो भी आप यहाँ पर रखिएगा, और टोटल जो है रिफॉर्म की बात करिए। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम अगर आप लोग इतना काम कर ले गए कि फीफैट रिमूव करवा लिया आपने, ऑप्शनल रिमूव करवा लिया, और इंटरव्यू फॉर्म में कर लिया, तब बहुत अचीवमेंट होगा। बाकी जो एज वाली बात है, अब गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, अपना फायदा देखती है, तब ये गेम करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एज तो 32 साल से कम नहीं लेके आने वाली है, ठीक है। ये आप लोग डरने छोड़ दीजिए, क्योंकि यूआर एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, ठीक है। और बाकी पेरेंट्स आपको पता है कि यूपीएससी द गेम ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। जो मेच्योर नहीं होते हैं उनको मेच्योर बना देती है यूपीएससी, ठीक है। और बाकी एक दो अटेम्प्ट में जो छात्र हो जाते हैं वो तो एक तरीके से अपवाद की श्रेणी में आते हैं, बहुत कम छात्र होते हैं, बाई लाख चांस वो निकल जाते हैं, ठीक है। और बाकी उनके पीछे भी 5 साल की हार्डवर्क होती है, वो स्कूल लाइफ से ही हार्डवर्क शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बिना हार्डवर्क के 4 से 5 साल की हार्डवर्क तो लगती ही लगती है, ठीक है। कोई अगर इसके अलावा बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे हो गया, तो झूठ बोल रहा है, सीधी बात ये, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जो आपको डिमांड करनी चाहिए यूपीएससी से, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।